अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का पार्ट 2 का हमारा आज का टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी के बारे में हम लोगों ने उसकी हिस्ट्री पढ़ी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर और उसकी ओवरव्यू देखे। फिर इसके अलावा हम लोगों ने सी लैंग्वेज की फाइल को क्रिएट करने का मेथड देखा। आज बात करेंगे कि सी का जो एक प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं या उसके अंदर उसके जो सेगमेंट्स हैं, जो उसके हमारे पास पार्ट्स हैं एक प्रोग्राम के, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो दो टर्म्स है हमारे पास, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम लोग जानते हैं डेनिस रिची ने इसको बेल लैब्स के अंदर जो है वो 1972 के अंदर जो है वो इन्वेंट किया। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके मुतालिक एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि सी किस तरह की लैंग्वेज है। सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग मॉड्यूल्स के अंदर लिख सके। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि कुछ ऐसी लैंग्वेज होती हैं कि जिनको हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के जरिए से करते हैं, यानी कि कुछ कोड ऐसा होता है लैंग्वेज का जो हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के जरिए से करते हैं। मींस के मॉड्यूल्स बनाकर, सेगमेंट्स बनाकर, अलग अलग पार्ट्स बनाकर जब हम कोड करते हैं, ऐसी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, जिसके अंदर फंक्शंस बनाए जाते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर हर चीज का एक अपना हिस्सा होता है, हर चीज का एक अपना पोर्शन होता है। उस पोर्शन के अकॉर्डिंगली हम अलाइन करके चीजों को लिखते हैं। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर अगर हम इसके प्रोग्राम की बात करें तो इसका ये अलग सेगमेंट है। अगर इसके सेंटर में भी, इन दोनों चीजों के दरमियान में भी अगर आपको कुछ यहाँ पे लिखना है तो वो एक अलग सेगमेंट होगा। फिर मेन फंक्शन है, फिर उसकी बॉडी है फंक्शन की, हम इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। मीन टू से दैट कि यहाँ पर हर चीज का एक अपना प्रॉपर एक सेगमेंट है और एक प्रॉपर अपना पोर्शन है, और उस पोर्शन के अकॉर्डिंगली हम चीजों को डिजाइन करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है कि जिसके अंदर इन चीजों का ख्याल नहीं किया जाता। उसमें फंक्शंस नहीं होते, उसमें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग नहीं होती, उसमें मॉड्यूल्स नहीं बनाए जाते, सेगमेंट्स का ख्याल नहीं किया जाता। आप अपना जितना भी कोड है कलेक्टिवली आप एक जगह पर लिख सकते हो, उसके अंदर सेगमेंट्स बनाने की या हर चीज को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होती। इन दोनों का जो है वो डिफरेंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन है ये एक इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम बात करेंगे अपने सी लैंग्वेज के एक प्रोग्राम से और उसके अंदर से ही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक प्रोग्राम बनाया, सबसे पहले हमें लिखना होता है अपनी फाइल के अंदर जो हम एक सोर्स फाइल जिसकी हम लोगों ने एक्सटेंशन दी, नाम दिया, उसके बाद डॉट सी के नाम से हमने एक्सटेंशन दी। लेट्स सपोज दैट आप इसी की अगर एग्जांपल ले लें तो मैंने एक फाइल बनाई इंडेक्स फाइल जिसका नाम मैंने रखा डॉट सी। कैसे सेव किया सब कुछ वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर किसी को वो नहीं पता तो वो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जो है इससे प्रीवियस लेक्चर जो है वो जाके देख सकता है। हैश इंक्लूड stdio डॉट हेडर सबसे पहले लिखा। ये हमारा स्टेप बाय स्टेप इसको साथ डिस्कस करेंगे। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं जिसको हम लोग हमेशा हैश सिंबल से स्टार्ट करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स दो तरह के होते हैं। एक जो हम लोगों ने यहां पर मेंशन किया हुआ है हैश इंक्लूड, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, एक इंक्लूड और दूसरा होता है डिफाइन। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बेसिकली कमांड्स होती हैं जो हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर को, यानी कि आपके प्री प्रोसेसर को जाके इंस्ट्रक्शंस देती हैं कोई भी एक काम करवाने के लिए। आप कुछ इस तरीके से एग्जांपल ले लें कि ये हमारे पास एक फाइल है, इस फाइल के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी हुई है और हर लाइब्रेरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्रिंटफ का फंक्शन कैसे काम करेगा। कोई इनपुट का फंक्शन है, कोई इनपुट की कमांड दी है, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो वो कैसे काम करेंगी। आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करेंगी। वेरिएबल अगर क्रिएट होता है तो उसकी डिक्लेरेशन होगी। डिक्लेरेशन के बाद जब उस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की जाएगी तो कितनी मेमोरी एलोकेट की जाएगी। इन सारी चीजों के बारे में जितनी भी कमांड्स हैं, ओवरऑल जो भी एक डॉक्यूमेंटेशन है सारी वो लाइब्रेरीज के अंदर की जाती है। और हर लाइब्रेरी को रेफर करने के लिए हर लाइब्रेरी को यहां पर हम लोगों को शामिल करना पड़ता है इंक्लूड या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के जरिए से। यानी कि ये वो कमांड है जो हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर को समझाएंगी कि ये जो हेडर की फाइल मेंशन्ड है भाई, इस फाइल के जरिए से आप लोग जो है एक लाइब्रेरी को रेफर करो और उस लाइब्रेरी के अंदर की इंस्ट्रक्शंस जाकर देख लो कि जो भी चीजें हमने इस्तेमाल की हैं इनको इस्तेमाल कैसे होना है, या लैंग्वेज के अंदर ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है ये कैसे ऑपरेट करेगा। इसके अंदर के जितने भी टूल्स हैं या जितने भी इसके अंदर हम लोगों ने वर्डिंग्स यूज की हैं, कीवर्ड्स यूज किए हैं, इन्होंने कैसे काम करना है। इन शॉर्ट बहुत ही सिंपल कि ये सारी फाइल के अंदर वो डिटेल्स मौजूद हैं कि जिस तरीके से इस कोड ने काम करना है। क्योंकि लैंग्वेज का प्रोसेसर भी उसको नहीं पता कि प्रिंटफ क्या चीज है, उसको बताना पड़ेगा कि प्रिंटफ के आगे जो भी पैरेंथेसिस के अंदर चीज लिखी हुई है उसको भाई इस तरीके से आपने चलाना है।
या इनपुट देनी है, या यहाँ पे सेमीकोलन का ये मतलब है, या पैरेंथेसिस का यहाँ पर ये मतलब है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखी हुई है। और इंस्ट्रक्शंस को एड्रेस करने के लिए हम लोग ये वाला सिंटैक्स लिखते हैं, क्योंकि हैश इंक्लूड, हैश तो हो गया वो वाला सिंबल जिसके जरिए से आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की कमांड को स्टार्ट करते हो, और इंक्लूड उसका कीवर्ड है। दो कीवर्ड उसमें इस्तेमाल होते हैं, या इंक्लूड या डिफाइन। हम लोगों ने यहां पे इंक्लूड करनी है एक फाइल, कौन सी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। एसटीडी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट, एंड डॉट हेडर, ये हेडर फाइल्स हैं जो यहां पर आप सपोज कर ले इस लाइब्रेरी को रेफर कर रही है या इस लाइब्रेरी को रेफर कर रही है, एंड सो ऑन। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर जो सेकंड डायरेक्टिव है हमारे पास वो है डिफाइन। डिफाइन के आगे हम कोई भी मैक्रो कांस्टेंट अपना डिक्लेयर करते हैं, जिसको थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द फाइल किसी भी जगह पर एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग लेट सपोज एक इस यहाँ पर हैश इंक्लूड के बाद एक ऐसा कांस्टेंट बनाते हैं जो मुझे किसी भी कोड के किसी भी हिस्से के अंदर, किसी भी सेक्शन में मुझे उसको एक्सेस करना पड़ता है, तो उसको मैं डिफाइन डायरेक्टिव के जरिए से डिक्लेयर कर सकता हूं। तो ये था हमारा सबसे पहला सेगमेंट इसके अंदर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिहाज से, हैश इंक्लूड stdio डॉट हेडर, जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ लिया। नंबर 2 पे आता है जी वॉइड मेन, एंड उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर फिर से वॉइड लिखा हुआ है। ये जो वॉइड मेन का कीवर्ड है, उसमें मेन से मुराद है हमारा फंक्शन। मेन फंक्शन, आपकी जो सी लैंग्वेज है हमेशा फंक्शंस के जरिए से काम करती है, और उसमें एक फंक्शन जो कंपलसरी है, जो फाइल के अंदर लाजमी तौर पे बनेगा, वो कौन सा फंक्शन होता है, मेन फंक्शन। फंक्शन की जो आमतौर पे आप समझे कि अगर आपको देख के अंदाजा हो जाए कि ये फंक्शन है या क्या चीज है, तो उसकी निशानी ये होती है कि मेन फंक्शन के या उस फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस आ रही होती है। पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई चीज मेंशन्ड है तब भी ठीक है, नहीं भी मेंशन तो उसके वो एक अलग केस है, वो एक अलग सिनेरियो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मेन फंक्शन की निशानी होती है किसी भी फंक्शन की कि उसके बाद क्या आ रहा है, पैरेंथेसिस आ रहा है। फंक्शन से पहले जो ये कीवर्ड होता है, ये उसकी रिटर्न टाइप होती है। किसी भी फंक्शन की ये क्या होती है, रिटर्न टाइप, कि आपका फंक्शन जो है वो आंसर किस तरीके से देगा। लेकिन वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, ये एम्प्टीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस दैट कि ये फंक्शन हमें रिटर्न कुछ नहीं करेगा। हाँ, हम उसमें कोई भी प्रिंटफ के जरिए से स्टेटमेंट स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं कंसोल स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये हमें कोई भी इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू फिलहाल आंसर के तौर पर रिटर्न नहीं करेगा, अगर हम लोगों ने यहां पर वॉइड मेंशन किया होगा तो ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है। अगर पैरेंथेसिस के अंदर भी वर्ड लिखा हुआ है तो इट मींस दैट कि ये फंक्शन इस वक्त कोई इनपुट नहीं लेगा, मतलब यूजर साइड से हमें कोई भी इस इंस्ट्रक्शन को या इस कोड को चलाते वक्त कोई भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन या इनपुट एंटर नहीं करनी, क्योंकि यहां पर भी वॉइड और वॉइड मींस एम्प्टी। मेन फंक्शन ये वो वाला पॉइंट है जहां से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। आप ये कह सकते हो कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है एग्जीक्यूशन के लिए। आपके प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस जहां से कंपाइलर स्टार्ट करता है, फर्स्ट टाइम कंपाइलेशन स्टार्ट करता है, वो इस पॉइंट से करता है। एग्जीक्यूशन बेसिकली यहां से स्टार्ट होती है मेन फंक्शन से। इस फंक्शन के बाद इस फंक्शन की बॉडी आएगी। अगर लेट्स सपोज मैं सिर्फ ये फंक्शन लिखता हूं, बाद में सेमीकोलन लगा देता हूं, तो इट मींस दैट कि मैंने जस्ट फंक्शन का सिंटैक्स लिखा है, मैंने उसकी बॉडी नहीं दी, यानी कि मैंने उस फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, जस्ट उस फंक्शन को डिक्लेयर किया। लेकिन अगर उस फंक्शन के बाद हम ये वाला साइन लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं डिलिमिटर्स, वो उसकी बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट और उसकी बॉडी का एंडिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये चीज डिनोट कर रहा है कि यहां से फंक्शन स्टार्ट हुआ है और फिलहाल लाइन नंबर के ऊपर जाकर ये फंक्शन जो है आपका खत्म हो गया। और इस फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने लिखा है प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। प्रिंटफ एक आउटपुट का फंक्शन है, ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे भी। प्रिंटफ PRINTF, प्रिंटफ प्रिंट फॉर्मेटेड से निकला है, और प्रिंट फॉर्मेटेड से मुराद ये होता है ये एक फंक्शन है, आउटपुट का फंक्शन है, जिसके बाद क्योंकि ये भी एक फंक्शन है तो हमें इसके बाद भी क्या लगाना पड़ेगा, पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। और पैरेंथेसिस के बाद आप जो भी इसके अंदर कीवर्ड लिखोगे, वो एक वर्ड हो या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो, वो आप डबल कोट के अंदर उसको इनक्लोज करोगे और ये चीज स्क्रीन पर एज इट इज आपको जाकर शो हो जाएगी, यानी कि कंसोल स्क्रीन के ऊपर एज इट इज। एच कैपिटल है, एच कैपिटल शो होगा, डब्ल्यू कैपिटल है, कैपिटल शो होगा, बाकी दरमियान में जहां पे स्पेस है स्पेस प्रिंट होगी। इट मींस दैट एज इट इज, जैसे लिखा हुआ है वैसे जाके कंसोल स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। और प्रिंटफ के अंदर जब भी आप लोगों ने कोई स्ट्रिंग लिखना है, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स लिखने हैं, उनको डबल कोट के अंदर लिखना है। उसके बाद हम लोगों ने यहां पर लगाया सेमीकोलन। सेमीकोलन होता है जी आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, यानी कि ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर जाकर हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई है, खत्म हो गई है। इसके बाद अब आप कोड राइट नहीं कर सकते।
इसके लिए कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं है, आप जितना मर्जी कोड लिखें, लेकिन एंड पे जाके आप लोगों को लाजमी तौर पे क्या लगाना है, स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए ब्रेकर लगाना है, जिसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं, जैसे कि सेमीकोलन। तो इस पूरे सेक्शन के अंदर सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, फिर मेन फंक्शन दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, उसके बाद उसकी बॉडी जिसको हम डिलिमिटर कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जिसमें हम लोग ओपनिंग ऑफ करली ब्रेसेस लिखेंगे, और फिर क्लोजिंग ऑफ करली ब्रेसेस जहां से हमारी बॉडी खत्म होगी, वाइंड अप होगी, आपका फंक्शन यहां पर खत्म हो गया। मेन फंक्शन की बॉडी यहां से शुरू हुई, यहां पे खत्म, उसके अंदर आप अपना जो भी इंस्ट्रक्शंस है, ये आपकी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है, जिसके अंदर ओवरऑल कोड लिखा जाता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने एग्जीक्यूट करवानी है, जो भी लोकल वेरिएबल्स बनाने हैं, उनकी डिक्लेरेशन, अगर आपने कोई लूप इस्तेमाल करना है, व्हाटएवर जो भी कोड है वो सारा यहां पर लिखा जाएगा। उसके बाद हम लेट सपोज अगर इसके सेक्शंस की बात करें तो क्योंकि 1 2 3 4 5 ये 5 डिफरेंट हेडिंग्स हैं, और आपकी ये बॉडी इटसेल्फ, क्योंकि ये तो सिर्फ नाम था डिलिमिटर, इटसेल्फ ये बॉडी सेक्शन है, तकरीबन 6 हेडिंग्स बनती हैं इस क्वेश्चन के साथ, और ये आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके हवाले से जो भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी हो वो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।